My dear students, today we will continue number of fundamental vibrations. In the previous class, we already discussed about what is the degree of freedom. Today we will continue it. Degree of freedom, we already talk about that. In a molecule, the atom vibrate, rotate and translate to each other. These locations about one atom to another atom, with respect to one atom to another atom, is rotate or not, it vibrate or not, it translate or not. This is calculated by degree of freedom in the form of degree of freedom. एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रकार से एक एटम को दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में लोकेट किया जा सकता है, वो सम, उसका सम जो है, उसकी टोटलिंग जो है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, इन द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स. ओके, सपोज कीजिए एक एटम है, मान लीजिए आर्गन का है या आपके नियोन जिसका है. इस एक एटम क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम कर सकता है? एक एटम के अंदर क्या आपके मोड्स हो सकते हैं, फंडामेंटल मोड्स सकते हैं, बताइए. एक एटम को कुछ रेस्पेक्ट, किसी का रेस्पेक्ट चाहिए कि वो उसके रेस्पेक्ट के अंदर रोटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस एक्सिस के अंदर रोटेशन करना है कि नहीं कर रहा है. इस प्रकार से हम इसको, यदि हम इसको पूरे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट के अंदर रख देते हैं, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट के अंदर रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक्स वाई और जेड. इस प्रकार से इसे कोऑर्डिनेट के अंदर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, बताइए. तो इस एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में रखेंगे तो कोई एक एटम को किसी दूसरा एटम चाहिए उसको बताने के लिए कि इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है. लेकिन हम ट्रांसलेशन की बात करें एक एटम के लिए, तो ट्रांसलेशन एक एटम तीन दिशाओं में कर सकता है, एक्स वाई और जेड. तो एक एटम के लिए कितने ट्रांसलेशन हो गए? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, बताइए. एक एटम के लिए 3 हो गए, therefore 3. okay, but in case of rotational degree of freedom is 0. why? एक एटम के लिए रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसका रेस्पेक्ट में रोटेशन करना है. तो रोटेशन किसके एक्सिस के रेस्पेक्ट करें? तो वो अगर वो एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आप रोटेट करते जाइए, व्हाइट कलर की है, तो देयर इज नो चेंज. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है? 0. बट in the vibrational, in case of vibration, degree of freedom is also 0. तो एक एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, there is 3. with respect to एक वन एटम के लिए 3 होते हैं, with respect to ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए एक एटम. इसी तरह से अगर दो एटम हुआ तो 2 एटम होता है तो हम इनको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं. 3 होगा तो 3 कर देते हैं. ऐसी कंडीशन में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. 3 ऑलवेज देयर, ठीक है, इनटू n. कितने? n इज इक्वल टू देयर नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उससे इसको एक्सपेक्ट हम करते हैं. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n, इन विच इस 3n के अंदर क्या क्या होंगे उसको निकालते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर कितने वाइब्रेशन होंगे, इस n के अंदर कितने रोटेशनल होंगे, कितने इसके अंदर जो है ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन होंगे, वो देखिए. तो हमें तो क्या करना है, नंबर्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट करनी है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर. तो क्या करना पड़ेगा, इस 3n में से माइनस करना पड़ेगा किस को? रोटेशनल को और ट्रांसलेशनल. ठीक है ना, किस माइनस करना पड़ेगा? रोटेशनल को और ट्रांसलेशनल को. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, the
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इजिकल टू क्या होगा बताइए, इजिकल टू 3n माइनस रोटेशनल माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज इक्वल टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि 3n के अंदर वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल को हम माइनस कर देंगे तो बच जाएगा क्या, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके ठीक है। अब ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर स्ट्रक्चर उसका लीनियर है तो रोटेशनल क्या होगा, ठीक है। यदि उसका नॉन लीनियर है तो रोटेशनल क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल जो है मान लीजिए HCl है कोई, और HCl के अंदर बात करते हैं कोई भी एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप का मान के चलते हैं, साइज छोटी बड़ी होती है। इस प्रकार से ये मान लीजिए ये है, तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट के अंदर इसको करते हैं, इसके रेस्पेक्ट एक एक्सिस मान लीजिए x और ये y और ये z, ये क्या है, ये आपकी z है, ठीक है। तो H है और Cl है, तो कितने इस 3 एक्सिस है, इस 3 एक्सिस के रेस्पेक्ट के अंदर कौन सी जो है एक्सिस जो होगी वो नॉट एप्लीकेबल है या नॉट उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर किसी फुटबॉल के अंदर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्सिस डालकर उसको रोटेट किया जाए तो स्फेरिकल हमेशा सेम आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये रोटेशनल नहीं है, रोटेशन क्या है, y और z। Therefore in the linear molecules the 3n माइनस रोटेशनल कितने होंगे लीनियर में, हमेशा 2 रोटेशनल। और ट्रांसलेशनल कितने होंगे, ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 होते हैं, तो 3 को माइनस कर दीजिए तो 3n माइनस 5। दिस इज applicable formula for linear molecule to calculate the vibrational degree of freedom. Okay, to calculate the vibrational degree of freedom in linear molecule, this is the 3n minus 5. Okay, आगे चले। तो फॉर एग्जाम्पल लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताइए कोई, CO2 मान लीजिए, CO2 का एग्जाम्पल है CO2, दिस द लीनियर 180 डिग्री का। तो ये एक्सिस 0 हो जाएगी और इसके रेस्पेक्ट पर देखें तो x y और ये देखें तो z, तो कितना आ जाएंगे इसके लिए, दिस इज द लीनियर मॉलिक्यूल। देयरफॉर द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस 5। तो 5 तो हो ही गया क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें ये आ जाएगा। और n क्या है, CO2 में कहते हैं कितने एटम्स हैं, 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 5, 6, 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना जाएंगे, 4। दिस इज द 4 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस चीज को ध्यान रखें। 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस चीज को अपन ध्यान रखें। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिल रहे हैं इसका CO2 के लिए, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स तो बट दिस हायर एक्टिव इज नेसेसरी। तो ऐसे करने नॉन लीनियर क्या मिलेगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 3n में से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए क्या करोगे, 3 में से रोटेशनल कितने होंगे, नॉन लीनियर है, x y z तीनों एक्सिस के रोटेशन होंगे, इसलिए
3 और 3 आपका ट्रांसलेशनल है ही। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3n-6। दिस इज द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, दिस फॉर्मूला इज दैट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। Example for non-linear molecules is that H2O. Therefore, H2O is non-linear. We know about that. This structure is that. ठीक है, तो इस non-linear है क्योंकि इसका जो एंगुलर मॉलिक्यूल है तो इस पर इसके एक्सपेक्ट दो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। तो कितने आ जाएंगे इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n-6 इजिकल टू 3 इंटू 3 -6 यानी कितने आ गए बताइए? 9 - 6 यानी आपके 3 आपके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? 3 जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे फॉर H2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल के लिए आपने क्या 4 किसी कारण 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। अब इस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर ही कितने स्ट्रेचिंग होंगे, कितने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होंगे, कितने स्ट्रेचिंग और कितने बेंडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है देखिए। एन मान उसके लिए जो हमेशा जब अब निकालना है कि आपको कि कौन कौन से जो है स्ट्रेचिंग के लिए और कौन कौन से जो बेंडिंग के लिए फॉर्मूला आता है, वो है फॉर स्ट्रेचिंग के लिए। स्ट्रेचिंग के लिए देखो, स्ट्रेचिंग के लिए हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n-1 एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि CO2 है, CO2 के लिए कितना रहेगा? 3 है, 3 - 1 यानी 2 क्या होंगे आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे और बाकी बच गया 4 में से हम 2 निकाल देंगे तो क्या मिलता है? टोटल वाइब्रेशनल फ्रीडम कितना निकाला? CO2 के लिए लीनियर था, टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे? 4 में से स्ट्रेचिंग कितने आ गए? 2, अब बच गए 2, तो 2 तो हो गए क्या स्ट्रेचिंग और 2 बच गए बेंडिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n-1। बस 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, 3। एक तो लीनियर के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपको देखना होगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6 और स्ट्रेचिंग के लिए n-1। बाकी जो बच गया वो बेंडिंग। ठीक है ना? इस प्रकार से इनमें माइनस आएगा करने के बाद में तो टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए, बन जाएगा क्या? बेंडिंग वाइब्रेशंस। इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड से लेकर के नेट के अंदर ये फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों लेक्चर्स को बच्चे अच्छे से, माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसको देखो और रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।